हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम लोग बात करेंगे नए पार्ट के बारे में जो कि चैप्टर 4 होने वाला है। हम लोग फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 के बारे में डिटेल में जानकारी ले रहे हैं और यह चौथा पार्ट होगा। इससे पहले भी 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपके आई बटन में शो कर रहा होगा। इसका मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी एक एक पॉइंट को एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दूं, जिसके कारण आप जो है इस वीडियो पे सारी नॉलेज को गेन करके जाएं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। देखिए, इस पार्ट में आपको बोला गया है ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कि पीपीआर रेगुलेशन एक्ट का पार्ट है। इसमें क्या ड्यूटीज होनी चाहिए जो कि पीसीआई के द्वारा जो ये रूल लाया गया था इसमें है। इसमें देखिए, इसमें 3 पार्ट के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। पहली पार्ट है हम लोग डिस्पेंसिंग सप्लाई ऑफ ड्रग, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे फार्मासिस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ रेशनल, ठीक है, रेशनल ड्रग यूज, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़ते हुए भी आ रहे हैं ये चीज। और पेशेंट काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आइए इसके बारे में पहले हम देखते हैं पहले पॉइंट के बारे में, डिस्पेंसिंग या सप्लाई ऑफ द ड्रग, ये क्या कहता है और इसमें जो है रूल क्या एक्सप्लेन किया है। तो इसमें देखिए, द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द डिस्पेंसिंग, ठीक है, मतलब कि जो वेरियस एक्टिविटी ऑफ द डिस्पेंसिंग या प्रिस्क्रिप्शन असेंबली, द रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पैकेजिंग, फिलिंग एंड द प्रिस्क्रिप्शन में बी द परफॉर्मिंग अंडर द सुपर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी फार्मासिस्ट मतलब कि किसी भी फार्मेसी में काम करने के लिए सिर्फ फार्मासिस्ट ही नहीं होता है। वहां पर जो होता है एक सीनियर फार्मासिस्ट भी होता है, ठीक है, एक चीफ फार्मासिस्ट भी होता है, फार्मेसी टेक्नीशियंस भी होते हैं, ठीक है। फिर जो है बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई थायराइड का ड्रग्स है, ठीक है, मान लीजिए कोई थायराइड का ड्रग है, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है वो जो होता है एक बोटल्स में होता है, हमारी बोतल में है, उसमें बहुत सारे जो है वो टैबलेट रखे हुए हैं। अब उस टैबलेट में से कुछ एक फिक्स अमाउंट पे टैबलेट निकाल के जो है पेशेंट को देनी है। तो उसकी काउंटिंग कितनी देनी है, क्या देनी है, कब तक ये ड्रग चलेगा, प्रिस्क्रिप्शन में तो लिखा रहता है, पर फार्मासिस्ट के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि उतने ही मेडिसिन उस पेशेंट को दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई शेड्यूल एक्स की ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग है, तो उसमें जो है सही जो है डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सही जो है मेडिसिन दी जा रही है, एक्स्ट्रा तो नहीं दी जा रही है, ठीक है। फिर कहते हैं कोई गलत डोज तो नहीं जा रही है। जो जाते हैं सेडेटिव में, हिप्नोटिक टाइप का हो सकता है जो कि उसको सेडेटिव जरूरत था। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो है इस चीज में यूज करने की बात कही गई है और इसमें जो है फार्मेसिस्ट का कर्तव्य बनता है कि ये सारी चीजें वो इंश्योर करे, ठीक है। फिर बात करें तो इसमें और सारी चीजें जो है समय समय पर जो है ये सारी चीजें जो बताई गई हैं। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज जो है आप यदि आप फील रियल में करते होंगे और रियल में आप वर्क कर रहे होंगे एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो आप जरूर ये कहीं ना कहीं अपनाते भी होंगे अपने पेशेंट के प्रति। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ये बोला गया है अंडरटेक द फार्मास्यूटिकल असेसमेंट, ये बहुत बड़ा एक वर्ड है, ठीक है, मतलब कि अंडरटेक द फार्मास्यूटिकल असेसमेंट, इसका मतलब ही होता है बहुत अपने आप में एक लाजवाब वर्ड, ठीक है, जिसमें कि आपको आकलन की बात की जा रही है आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, आपके मेडिसिन रिलेटेड सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में कुछ बताई हैं, उस चीज को यदि आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर जो है इसका असेसमेंट करने की बात की जा रही है, जिसमें कि आप प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिस्क्राइबर के द्वारा आता है आपके पास, ठीक है, जो कि पेशेंट लेके आता है, ठीक है, उसका अटेंडर होता है, केयर गिवर हो सकता है, जो लेके आपके पास आता है, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, आकलन करेंगे, ठीक है। आकलन किस बात का करेंगे कि रियल में जो वो प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिखी हुई मेडिसिन है जो पेशेंट को हमको देनी है वो सेफ है, क्वालिटी वाली होनी चाहिए, उसकी इफिकेसी होनी चाहिए और रेशनल यूज होनी चाहिए, जिसमें उसकी इकोनॉमिक भी जुड़ी होनी चाहिए। पता चले इतनी महंगी मेडिसिन उठा के मत दे दीजिए कि जिसके कारण पेशेंट उसको जो है खरीद ही नहीं पा रहा है, या उसको जो है परमानेंट उस मेडिसिन की जरूरत है पर वो पेशेंट जो उसको कंफर्ट ही नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडेड की दवाइयां हैं 50 तरह की, किसी को क्या समझ में आता है।
तो एक फार्मेसिस्ट का बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि ये सारी सेफ्टी, क्वालिटी, इफिकेसी और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को जो है डाले और बेटर पेशेंट काउंसलिंग करें। इसको मैं एक जो है और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने लाया हूं जिसमें कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट की बोली गई है, ठीक है, कि वो जो है हाई क्वालिटी से इफेक्टिव अप्रोप्रिएट मेडिसिन को दे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल असेसमेंट का मतलब ही क्या है कि वो अपने नॉलेज का यूज करके, जो आपने पढ़ाई की है 2 साल में 4 साल में जो भी आपने पढ़ाई की है उसका आप यूज करके उस प्रिस्क्रिप्शन को इवेल्युएट करें कि उसकी सेफ्टी, उस मेडिसिन की सेफ्टी, क्वालिटी, इफिकेसी और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है कि नहीं है। फिर आप चाहें तो पेशेंट की हिस्ट्री भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यदि पेशेंट की हिस्ट्री उसमें दी गई है तो बढ़िया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको एक पता चल जाएगा कि उसका वेट क्या है, डोज क्या देनी चाहिए, उसमें सही है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं इस सब चीजों के बारे में बताई गई हैं। पोटेशियम ड्रग इंटरेक्शन तो कोई नहीं कर रहा। मान लीजिए कि बहुत सारी मेडिसिन है, मान लीजिए एक मेडिसिन तो होती नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी, ऐसी मेडिसिन लिखी हुई है। तो मान लीजिए बी का सी के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा और डॉक्टर ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेकेंड चेकर आप बने और इसको चेक करें कि कोई हार्म ना हो पेशेंट को, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट ना हो जिसके कारण उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। फिर इसको डोज रिक्वायरमेंट तो जरूर है। पता चले कि हम बहुत बार हम भी देखते हैं जब भी हम ड्यूटी में होते हैं तो डॉक्टर के द्वारा कभी कभी क्या होता है कि 2 दवाइयां एक जैसी लिख जाती हैं अलग अलग ब्रांड की और साल्ट एक ही होता है। जैसे कि डीएसआर की टेबलेट आती है, स्मोलेम्बिक टेबलेट हो जाती है, तो कुछ ऐसी सी ब्रांडेड होती हैं जिनका एक ही नाम होता है। जैसे कॉलपोल है, ठीक है, कॉलपोल 650 लिखा गया, डोलो भी लिख दिया गया। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है, मतलब क्रोसिन हो सकता है 650। तो ऐसे जो है आपका जो ब्रांडिंग का डुप्लीकेशन तो नहीं दिख रहा है। तो ये सारी बातें आपको देखने की जरूरत है। फिर कंट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो इसमें एक्सप्लेन की गई है, तो आपका बहुत बड़ा रोल आता है। फिर आपको जो है मेडिकेशन की क्वालिटी देखनी है, कहीं एक्सपायर तो नहीं है। पता चला एक्सपायरी दवाई आप बेचे जा रहे हो, तो ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा गड़बड़ काम है और इस चीज को बचना हमको बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक्सपायरी दवाई ना दे रहे हो। ठीक है, उसकी लेबलिंग सही है कि नहीं सही है, वो मेडिसिन गुड कंडीशन में नहीं, पता चला मॉइस्चर आया हुआ है और दवा लिप लिप कर रहा है और आप उसको बेचे जा रहे हो, तो वो क्या है कि वो चीज जो है उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, बायोबिलिटी नहीं आएगी उसकी। और फिर उसके बाद जो है पेशेंट की भी जो है एक डाउट हमेशा बना रहेगा हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज आ गया। फिर उसके बाद जो है ये चीज के बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेशेंट कॉन्फिडेंशियल की, उसकी गोपनीयता की, कि पेशेंट की गोपनीयता हमेशा बनी रहे, कॉन्फिडेंशियल हमेशा बनी रहे। ठीक है, फिर मेंटेन ऑल द टाइम। ठीक है, पता चले कि उसका खोल के हर कोई देख ले रहा है, उसकी कॉन्फिडेंशियल बनी कहां, तो ये चीज आपको जो है इसकी ध्यान रखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड द पेशेंट एंड द केयर गिवर। जो पेशेंट और उसके साथ जो उसका अटेंडर आता है, केयर गिवर आ रहा है, तो ये हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ही दें। ठीक है, फालतू की इन्फॉर्मेशन देने से कोई मतलब नहीं होता है हमेशा। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है एक वैलिड हो, रीजन के साथ हो, ये सारी चीजें हमको ध्यान देने की जरूरत है। फिर ऑल द प्रिस्क्रिप्शन हैंडल बाय द फार्मेसी, जो फार्मेसी में जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडल है उसका भी हमको ध्यान देने की जरूरत है कि पेशेंट डिटेल शैल बी चेक और कंफर्म कि वो सही में वही पेशेंट है कि नहीं है। पता चले कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है, अब इस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन वो कहीं से पा जाता है, चुरा लेता है या कैसे भी पा जाता है, या दोस्त यार के चक्कर में ये प्रिस्क्रिप्शन अपना इसको दे देता है और इसके द्वारा डॉक्टर जो है साइकोट्रोपिक ड्रग लिखा गया है और ये नशे वाली ड्रग लिखी गई है, दवा लिखी गई है, और दूसरा जो है प्रिस्क्रिप्शन उठा के वही दवा लेने चला आ रहा है आपसे और आप उसको दे रहे हो। तो एक फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पर हो जाती है। इस चीज का ध्यान देना आपको जरूरत है कि किसी के लाइफ के साथ जो है धोखा ना हो जाए। फिर आता है फार्मास्यूटिकल असेसमेंट शैल बी मेड। ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मेंटेन करने की जरूरत है। जो आपने दवाई बेची है, चाहे शेड्यूल एच की हो या एक्स की हो, ये दोनों ही दवाइयों को आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पेशेंट की हिस्ट्री का भी होना चाहिए कि कौन से पेशेंट की कौन सी दवाई गई है। ठीक है, कि जब डीआई की भी चेकिंग हो जाए तो वहां पर भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, एवरी मेडिसिन, एवरी पेशेंट। ठीक है, अब यहां पे नीचे जो है आते हैं, हम बात करते हैं कि असेसमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूडिंग बट नॉट बी लिमिटेड टू द असेसमेंट ऑफ वेदर।
बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर कि हमारी लिमिटेशन यहीं तक नहीं होनी चाहिए कि फार्मास्यूटिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो यही हमारा लिमिटेशन है, नहीं, उसके बियॉन्ड भी लिमिटेशंस डिसाइड की गई हैं, जैसे कि द प्रिस्क्रिप्शन लीगली वैलिड है कि नहीं है, ये भी हमको चेक करने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं है, पता चले पेशेंट को गलती से जो है, ठीक है, उसको आईएम की जगह आईवी लगा दिया जाए, जो सबसे सुटेबल डोज आईवी लगनी चाहिए, तो ये भी आपको इंश्योर करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन पता चले कि उसका जो है एक ओरल डोज जीभ के नीचे रखने वाली कुछ दवाइयां होती हैं, ठीक है, हार्ट अटैक में, ठीक है, तो आप उसको गलत तरीके से ऊपर रखता है, जब उसको ये कंडीशन क्रिटिकल आती है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पेशेंट को समझाएं कि आपको ये ऐसे नहीं ऐसे रखना है। मान लीजिए कि एजमा का केस है, मतलब कि अस्थमा का केस है, और वो जो है नेबुलाइजर को गलत तरीके से यूज कर रहा है, उसको वर्क ही नहीं हो रहा है, सॉल्ब्यूटामॉल का जो इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत है कि आपको डीप ब्रीथ की जरूरत है, कैसे क्या कंडीशन है, और आप जो है नेबुलाइजर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक नेबुलाइजर्स होती हैं, उनका यूज कैसे करेंगे, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो है रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट की बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज एक्सप्लेन की गई है। फिर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन और अप्रोप्रिएट पेशेंट कंडीशन होनी चाहिए। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि कुछ ऐसी गलत चीज हो और आप जो है इसको अवॉइड कर दी हो और पेशेंट के लिए जो है गड़बड़ी का काम करे, लाइफ थ्रेटनिंग का काम करे। थ्रेटनिंग नाइफ उसके लाइफ के साथ डेंजरस हो गया तो आप बताइए क्या मिलेगा, आपका जो काम था आपने तो उसको किया ही नहीं वैलिड रूप से, तो ये चीज आपको लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर प्रिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट पैरामीटर, जैसे उसकी एज वेट उसके अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। प्रीवियस मेडिकेशन आप चाहें तो उसकी देख सकते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन इज कंपेटेबली विद द अदर मेडिकेशन तो नहीं कर रहा, साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा जिसके कारण जो है पेशेंट के लिए दिक्कत कॉज कर जाए, तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जो है ध्यान दीजिए, इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। और ये सारी चीजें आपको लगती होंगी ये कहाँ होता है आज के समय, ये कैसे हो सकता है, तो नहीं होता तो जानिए ना, जानिए इस चीज को और अपनी जो है फार्मेसी पे अप्लाई करिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज और बोल दूं दोस्तों, ये अपने फार्मेसी में ही क्यों, अपने लाइफ में जितने भी आपके आसपास के हो, चाहे घर के लोग हो, डायबिटिक पेशेंट हर घर में हो चुका है, हाइपरटेंशन के मरीज हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कि ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई है, आप एक जो है रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट के नाते। फिर यहां पर देखिए, यहां पर आता है प्रिस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड विथ फार्मुलरी। आपने जानते होंगे कि फार्मुलरी क्या होता है, और ये चीज जो है आपने पढ़ा है, ठीक है, और गाइडलाइन के अनुसार होने चाहिए, जो कि हॉस्पिटल फार्मुलरी भी हो सकता है, जो उसके उनके फार्मुलरी में ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारी चीजें आपको ये चेक करने की जरूरत है। पॉसिबिलिटी ऑफ द साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट, ये भी चीज आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। कंट्राडिक्शन क्या है, पोटेंशियल फॉर मिसयूज और अप्रोप्रिएट मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट एग्जिट, ये चीज आपको याद रखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट लेबलिंग और रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए, पता चले आधा अधूरा किसी भी झोला छाप झंडू छाप जो है डॉक्टर लिख दिया है और प्रिस्क्रिप्शन पे ना उसका नाम है ना पता है, और कुछ भी लिख के डिग्री दिखा के और आपसे प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है, तो ये कैसे आप मानोगे। आपके पास एक वैलिड तो होनी चाहिए कि भाई ये डॉक्टर रजिस्टर्ड है, आपके एरिया में है, और ये जो है वैलिड प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। पता चले कोई भी पर्चा हम निकाल के ला रहे हैं किसी भी झंडू बाम हॉस्पिटल का, और आपको दिखा के फार्मेसी से दवा हम ले रहे हैं, फिर पेशेंट को कुछ हो गया, मरमू आ गया, तो उसकी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर डायरेक्ट आ जाएगी कि आपने किस बेसिस पे जो है प्रिस्क्रिप्शन को बिना ठीक से चेक किए और जो है पेशेंट को जो है दवाई दे दी। तो ये चीज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम बन जाता है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट बात करने कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और लेबलिंग और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इंश्योर डेट, ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके आगे, तो इसमें फिर बात कर रहे हैं कि आपको ड्रग प्रोडक्ट को हमेशा मैच करनी चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई भी पेशेंट आ रहा है, ठीक है, अब कोई भी पेशेंट आया, मान लीजिए पेशेंट ए आया और उसने कहा दवाई निकाल लीजिए, आप तो उसका क्या होता है, बिल कट गया, बिल कटने के बाद ज्यादातर क्या होता है कि फार्मेसिस्ट जो होता है मेन काउंटिंग पे बैठा होता है, और टेक्नीशियन जो होता है फार्मेसिस्ट का वो मेडिसिन को निकालता है, ठीक है। आज के समय इंडिया में सबसे अधिक चलता है, फार्मेसिस्ट भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन भी निकालते हैं। पर मान लीजिए गलत दवा निकाल दिया हो, उसको जानकारी ही ना हो, या उसको जो है क्या लासा ड्रग के बारे में कुछ आइडिया ही ना हो, ठीक है, लासा ड्रग के बारे में,
तो ये सारी चीजें जो वहाँ पता हो, एक ही जैसे उसके वर्ड्स लग रहे हो उसको, तो यहाँ पर फार्मेसिस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे एक्सटी पैरा नाम की दवा आती है, एक्सटी पैरा ब्रांड नेम है, ओमना एक्स भी आती है। तो ये जो होती है आपकी पैरासीटामॉल 1000 mg है, ओमना एक्स भी जो होती है आपकी एंटीबायोटिक होती है। अब एक जैसा लग रहा है ओमना एक्सपी एक्सटी, तो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो सकता है जो आपका टेक्नीशियन है। तो यहाँ पर फार्मेसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रीचेक करे और पेशेंट को एक सही दवा सही इलाज करे। ठीक है। फिर ड्रग प्रोडक्ट हैज नॉट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। द ड्रग प्रोडक्ट इज अप्रोप्रिएट कंपाउंड। ठीक है। और पैकेजिंग और लेबलिंग की होनी चाहिए, एक्यूरेट डिस्पेंसिंग, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करनी चाहिए। ठीक है। डिलीवरी ऑफ द पेशेंट केयर। अब फार्मेसी पर प्रमोशन ऑफ रेशनल ड्रग यूज होनी चाहिए, जिसके कारण की जो है पेशेंट को ये चीज मिलनी चाहिए, एक इफेक्टिव ड्रग। प्रिपेयर द फार्मुलरी बोथ द हॉस्पिटल की हो या नेशनल लेवल की हो। ठीक है। उसमें ठीक है प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द प्रमोशन मटेरियल प्रिपेयर बाय द हेल्थ केयर कंपनी। जो ड्रग कंपनियां होती हैं, फार्मा कंपनियां होती हैं, उनके ब्राउचर आप देखते होंगे। ठीक है। ये ब्राउचर जो है डॉक्टर को भी भेजते हैं और जो आपकी फार्मेसी होती है फार्मेसिस्ट को भी भेजी जाती है। तो आप ये उनके ब्राउचर को चेक करिए, उनके मटेरियल को चेक करिए, सही में ये इन्फॉर्मेशन सही में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। पता चले फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहे हैं या कंपनी मिसलीडिंग तो नहीं कर रही है। डोज के मामलों में, उसके कंटेंट के मामलों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप देखते हैं। ठीक है। 2 कंपनियां आप लीजिए, 2 कंपनियों के जो है आप लिफलेट को जरूर चेक करिए, उनके ब्राउचर को जरूर चेक करिए। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी दिखती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज को आप बताएं। ठीक है। चाहे भी DI में बताएं, चाहे FD में बताएं, चाहे CDSCO में बताएं, चाहे ठीक है, वहां पे आप जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं। और इसमें जो है ब्राउचर में या कंपनी को बताएं कि आपके ब्राउचर में इतनी कमियां हैं। तो यहाँ पर जो है एक अच्छी और वैलिड मेडिसिन जो है पेशेंट को मिल सकेगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप जो है क्रिटिकल असेसमेंट करें। ठीक है। फिर डिसेमिनेशन ऑफ द इवेल्युएट। ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑथराइज सोर्स, अपडेटिंग द नॉलेज। ठीक है। आप ड्रग थ्रू द कंटिन्यूअल एजुकेशन प्रोग्राम, अपने नॉलेज को भी अपडेट करना बहुत जरूरत है। आज के समय डिजीज जैसे जैसे आ रही है, जैसे जैसे जो है एपिडेमिक पेंडेमिक कंडीशन आ रही है, उसी तरीके से वैक्सीन भी बन रही है, ड्रग भी बन रही है, मेडिकेशन भी आ रही है, पेटेंट ड्रग भी आ रही है, पेटेंट एक्सपायरी भी होती है, खत्म होता है उसका समय। तो ये सारी चीजों को लेकर आपको भी अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत है और समय समय पर अपनी नॉलेज को भी गेन करें और दूसरों को भी बताएं, और डॉक्टर्स हो, नर्स हो या हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उनको भी समझाएं। ठीक है। आल्सो द ऑर्गेनाइज द एजुकेशन प्रोग्राम हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सारी चीजें आपको आने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आप लीगली रूप से जो है पार्टिसिपेट करिए, इसमें जो अपग्रेड करने की जरूरत है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, यदि CDSCO की गाइडलाइन आप नहीं जानते हैं तो CDSCO गाइडलाइन में आपको साफ दिखता है कि इसमें जो है वो हर साल निकालते हैं कि इसमें जो है अलर्ट ड्रग निकालते हैं। ठीक है। IPC जो है एडवर्स इफेक्ट निकालती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समय समय मिलती रहेगी। यदि आप द फार्मासिस्ट फॉर चैनल जो है फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जुड़ जाइए, वहां पर ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाती है। और टेलीग्राम पे आपको भी ये सारी PDF मिल जाएगी समय समय पर, हर मंथ की। उसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है आपका उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये है पेशेंट काउंसलिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेशेंट काउंसलिंग आखिर होता क्या है, तो इसको हम पार्ट्स इसी के आगे वाले में खत्म करेंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और बोरियत आ जाएगी। और पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। ये दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, बहुत सारी चीजें आपको जो मिल रही है जो कि आप नहीं जानते थे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिसके कारण आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो और स्वस्थ वीडियो के साथ, और आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।